गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में आज हम स्थानीय स्वशासन जो टॉपिक है उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में हमने इसके बारे में अध्ययन किया था और इस अध्ययन में हमने स्थानीय स्वशासन के संबंध में हमने स्थानीय स्वशासन के दोनों क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में, दोनों में के बारे में हमने स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अध्ययन किया। स्थानीय स्वशासन की जो प्रारंभिक अवस्था थी उसके बारे में भी हमने इसमें अध्ययन किया है। यहाँ हम बात करते हैं जो ग्रामीण स्तर में, जिस तरह से अपने पिछली क्लास में बात करी थी कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या कार्य स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत किए जाते हैं, यहाँ पे भी हम नगरीय क्षेत्र में क्या क्या कार्य इन संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्थानीय स्वशासन जिसकी भारत में शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी 1959 में, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और तब से इन संस्थाओं में निरंतर परिवर्तन जारी रहा, इनमें सुधार कार्य होते रहे। अलग अलग सरकार के टाइम पे, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के टाइम पे इसमें समितियां गठित की गई जिन्होंने इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अपने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। उन सुझावों को हमने माना भी और उन सुझावों को मानने के बाद इसमें धीरे धीरे सुधार करते गए और ये व्यवस्था वर्तमान में के रूप में अस्तित्व में आई। अच्छा, जो बात करें अपन अगर कि जो सबसे बड़े सुधार की, तो ये सबसे बड़ा सुधार 1992 में हुआ जब इन दोनों संस्थाओं में 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ और उस अधिनियम के माध्यम से इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त। 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था, वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम गांव में स्थानीय प्रशासन से संबंधित था और 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो शहरों में स्थानीय प्रशासन से संबंधित था। उनके बारे में भी हमने काफी अध्ययन किया था पिछली क्लासों में। हमने इन संस्थाओं के तीनों स्तर के बारे में, दोनों क्षेत्रों के, ग्रामीण क्षेत्र के भी 3 स्तर और शहरी क्षेत्रों के भी 3 स्तर, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। यहाँ पे भी हम उसी तरफ को आगे बढ़ाएंगे और नगरीय क्षेत्रों में जो स्थानीय स्वशासन के जो कार्य हैं उन कार्यों का विस्तृत वर्णन करें। शुरू में हमने पहले भी आपको बताया था, तीसरी बार मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि ताकि इस प्रेजेंट की क्लास से आपका लिंक हो जाए, जो हम पिछली क्लास में आपने पढ़ाते हैं रिकॉल के माध्यम से वो करते हैं। हमने आपको बताया था कि केंद्र से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो केंद्र जब अपनी शक्तियों को बांटता है, इसको बांटता है, राज्यों को बांटता है और राज्य से शक्तियां राज्य के जिलों में जाती है और जिले से शक्तियों का स्तर 2 भागों में होता है, ग्रामीण क्षेत्र पर और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां इसकी 3 संस्थाओं की बात की थी कि वो ग्राम स्तर पर, जो हमने बात करी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन 3 संस्थाओं के बारे में हमने बताया था आपको
आपसे पिछली क्लासों में इन तीन संस्थाओं के प्रमुख के बारे में भी हमने आपसे बातचीत करी थी, जिसमें हमने कहा था कि ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया, प्रधान, जिला परिषद का जिला। उसी तरह नगरीय प्रशासन के बारे में हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले नगर पंचायत होती है। सबसे पहले नगरीय क्षेत्र पे कौन होती है? नगरीय क्षेत्र पे नगर पंचायत होती है, फिर नगर परिषद होती है, और फिर नगर निगम। ये जो स्तर अलग अलग करेंगे, ये जनसंख्या के आधार पर करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि नगर पंचायत 10,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या पर, नगर परिषद 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या पर, और नगर निगम 3 लाख से ऊपर पर यह स्थापित किया जाता है। इनके जहां तक मुखिया की बात है, तो इसका मुखिया चेयरमैन कहलाता है, नगर परिषद का सभापति कहलाता है, और नगर निगम का महापौर या मेयर कहलाता है। ये हमने आपको बता दिया था। अब बच्चों आगे बात करते हैं अपन इनके कार्य, क्या क्या कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं, तो संबंध पर अध्ययन करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में क्या क्या कार्य करने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। कि जो संविधान का 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में तो संसद से पारित हुआ था, 1993 में इसको लागू किया गया। उसमें यह कहा गया कि इन शहरी निकायों में शक्तियों की वृद्धि के लिए इसको 12वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया, और 12वीं अनुसूची के तहत इस पर करीबन 18 विषय, कितने विषय? 18 विषय इसमें शामिल किए गए, जिन विषयों के अंतर्गत इसमें कार्य करना पड़ेगा इन संस्थाओं को शहरी। वो विषय क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में वो आपको बताते हैं कि किस तरह से नगरीय क्षेत्र पर प्रशासन जनता की भलाई से संबंधित कार्य करती है। इसमें जो सबसे पहला जो विषय आएगा वो आता है नगरीय योजना। सबसे पहला विषय कौन सा है? नगरीय योजना। और इस नगरीय योजना में जो शहरी योजना भी शामिल होगी कि किस तरह से नगर को बचाया जाएगा, क्या क्या उसमें कार्य हो गया, उसमें जो शहर है उन शहरी योजनाओं को इसमें बचाया जाएगा, किस तरह से उसका विकास किया जाएगा, कहाँ पे एक प्लान जिसको मास्टर प्लान भी कहते हैं, में जो होता है कि मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, उस मास्टर प्लान के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पर वो किस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कैसी व्यवस्था होगी, कब व्यवस्था होगी। जैसे मेट्रो की बात करें अगर अपन, मेट्रो का उस क्षेत्र में कब से शुरुआत होगी, तब जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो किस तरह से उसको निर्माण कार्य किया जाएगा। इन सब बातों का वर्णन नगरीय योजना या शहरी योजना में किया जाएगा। तो दूसरा आता है भू उपयोग, कि जो शहरी क्षेत्रों की जो जमीन है कि
उसका भू उपयोग किस तरह से किया जाएगा, कैसे उस जमीन का नियमन किया जाएगा और किस तरह से उसमें भवन निर्माण कार्य किया जाएगा। यानी जमीन है, उस जमीन को किस उपयोग में लेंगे, तो इसमें भवन निर्माण बनाना, ये निवास के लिए बनाना या फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है उसको, इन सब बातों का समावेश उसके अंतर्गत किया है। इसके अलावा कहां पे उस भू उपयोग में कौन सी जमीन का उपयोग पार्कों के रूप में होगा, कौन सी जमीन का उपयोग सार्वजनिक स्थानों के रूप में होगा, कौन सी जमीन निवास स्थान के रूप में काम आएगी, कौन सा क्षेत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाएगा, उसका वर्णन इसमें किया जाएगा। तीसरा जो कार्य है वो है आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना है। शहरों का आर्थिक विकास हो, शहरों का सामाजिक विकास हो, उससे संबंधित योजनाओं का निर्माण भी किया जाएगा इन्हीं संस्थाओं के द्वारा। किस तरह से ये संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र पे, चाहे नगर परिषद के क्षेत्र में हो, चाहे नगर पालिका के क्षेत्र में हो, चाहे नगर निगम के क्षेत्र में हो, किस तरह से ये अपने क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित कुछ योजनाओं को बनाती है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। आर्थिक योजनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा वहाँ के निवासियों को रोजगार मिल सके और वो आर्थिक मामले में आत्मनिर्भर बन सके, तो एक अच्छा नगर सामने आएगा। उसी तरह से सामाजिक योजनाओं के सामाजिक लोगों के सामाजिक विकास के लिए जो तरह तरह की जो सामाजिक योजनाएं हैं, उन सामाजिक योजनाओं का वर्णन भी यहाँ पे किया जाएगा। अगले उसकी बात करें तो बच्चों, तो कार्य होगा सड़कें और पुल का। सड़कें जिसको किसी शहर की जैसे शरीर में धमनियां सिराएं ये रहती है, उसी तरह का काम करती है सड़कें भी शहर के लिए। कि सड़कों की जीवन रेखा, सड़कों को जीवन रेखा कहा जाता है शहरों की, क्योंकि जितनी अच्छी सड़कें होंगी लोगों का समय उतना ही बचेगा, यातायात सुगम होगा, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा, यातायात के अच्छे साधन होंगे ताकि निवासियों को, वहां पर रहने वाले निवासियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना। पुल जहां पर आवश्यकता हो पुल भी बनाए जाएंगे। इन पुलों के माध्यम से कि आवागमन के जो साधन है, उनको आवागमन के कारण जो लोगों के यात्रा में जो कम से कम समय लगे, इस विचार को ध्यान में रखकर पुलों का और सड़कों का निर्माण किया जाएगा। शहर के हर हिस्से को सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा ताकि यातायात सुगम बन सके। इसके अलावा बच्चों बात करो तो घरेलू औद्योगिक और वाणिज्य, यहाँ पे बात करेंगे अपन जल प्रबंधन की, कि शहरों में जल प्रबंधन के लिए भी उपाय किए जाएंगे। अब शहरों में ऐसा तो है नहीं कि कई नदियों से या तालाबों से जल आ जाए, यहाँ पे तो घर घर जल पहुंचाने के लिए इन संस्थाओं को कार्य करना पड़ता है। अभी जो जल प्रबंधन करेगी, जल का प्रबंधन करेगी, वो घरेलू स्तर पर, यानी लोगों के घर घर तक जाए, लोगों के घर घर तक जब पहुंचे, क्योंकि घरों में भी बहुत ज्यादा काम है, जलीय जीवन है, तो लोगों के प्रत्येक घर तक
पाइपलाइन के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य ये संस्थाएं करती है अपने जल प्रबंधन के द्वारा। शहरों में उद्योग ज्यादा रहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता उनको भी है, क्योंकि उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रहते हैं। शहरों में तो सारी अर्थव्यवस्था उद्योगों के ऊपर भी डिपेंड करती है, इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों को भी पर्याप्त मात्रा में जल मिले इस तरह का प्रबंधन इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा जो वाणिज्यिक क्षेत्र, वाणिज्यिक प्रयोजनों की जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी जल की आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों में भी जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से जल प्रबंधन किया जाता है। जल का उचित प्रबंधन करना इन संस्थाओं का बहुत जरूरी कार्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम तो बात करें आगे की योजनाओं की, किन क्षेत्रों पे कौन से कार्य होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 विषय इसमें घोषित किए गए हैं। इन सभी विषयों का वर्णन हम एक एक करके कर रहे हैं। तो अगले स्तर पर जो विषय आता है वो है स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य का भी उचित प्रबंधन इन संस्थाओं को करना पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के में जिसमें स्वच्छता, क्योंकि स्वच्छता होगी तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सफाई और कचरा प्रबंधन। क्योंकि स्वच्छता रखने के लिए सफाई करना बहुत आवश्यक है, और सफाई की जाएगी तो कचरा भी निकलेगा, तो उस कचरे का उचित प्रबंधन, उचित निस्तारण भी करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि तीनों की स्वच्छता कब होगी, जब सफाई होगी, सफाई होगी तो कचरा भी निकलेगा, उस कचरे का निस्तारण नहीं किया जाएगा तो गंदगी वैसे की वैसी रहेगी। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सब जुड़ा हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य। गंदगी रहेगी तो बीमारियां रहेंगी। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इन स्थानीय समितियों को, नगरीय संस्थाओं को स्वच्छता का, सफाई का और कचरा प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा आगे बात करें अगले पॉइंट की, तो वो है बेटा अग्नि शमन सेवाएं। जो अग्निशमन सेवाएं हैं, शहरों में काफी भीड़ भाड़ रहती है, जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा रहता है, मकान एकदम काफी कंजेस्टेड रहते हैं, लोगों को इतनी जगह नहीं होती, थोड़े से क्षेत्र में काफी घनी आबादी निवास करती है, फैक्ट्रियां भी रहती है। तो ऐसे आए दिन आग लगने की स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस आग लगना एक दुर्घटना है। दुर्घटना को वैसे तो हम अगर सावधानी से काम लें, दुर्घटना को होने से रोका जा सकता है, फिर भी कई बार दुर्घटना घटित हो ही जाए तब उस दुर्घटना के जो दुष्परिणामों को कम करने के लिए दुर्घटना का सामना करना भी आवश्यक होता है। अगर कहीं पर आग लग जाती है तो यह अग्निशमन सेवाओं के माध्यम से उस आग के दुष्परिणाम को कम किया जा सकता है। तो ये अग्निशमन सेवाएं भी जरूरी है, ताकि अगर ऐसी स्थिति हो जाए उत्पन्न, तो आग लग जाए तो उस स्थिति में ये सेवाएं समय पर पहुंचते उस नुकसान को कम करें। इसके अलावा दूसरे रूप में भी काम आती है, जैसे आजकल महामारी का एक दौर चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, उस समय सड़कों को सैनिटाइज करने के या वाहनों को सैनिटाइज करने के लिए भी इन्हीं अग्निशमन सेवाओं का
यूज किया जाता है। तो इनको सुचारू रूप से रखना भी आवश्यक है। ये सब कार्य करना यहाँ के स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों बात करें अपन नगरीय एवं वानिकी। नगरीय एवं वानिकी पर्यावरण संरक्षण। नगरीय और वानिकी जो पर्यावरण संरक्षण ये करना बहुत आवश्यक है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों जहाँ पे नगरों की स्थिति ये है कि यहाँ पे प्रदूषण ज्यादा ही रहता है, पर्यावरण प्रदूषण ज्यादा ही रहता है। तो गांव में तो प्राकृतिक वातावरण मिलता है, यहाँ जमीन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो जो खेती लायक जमीन थी या जंगल वाली जमीन तो उनको काट कर ये मकान बने। इतने सारे पेड़ पौधे कटने से यहाँ पर्यावरण की स्थिति काफी दयनीय हो गई, साथ में फैक्ट्रियां लग गई, वाहनों का धुआं हो गया, इससे पर्यावरण में असंतुलन भी आ गया। तो इसी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए जो नगरों में और वानिकी क्षेत्र में जो पर्यावरण संरक्षण है, वो उस पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उस पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण है वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। यानी इस पारिस्थितिक तंत्र को दुरुस्त करने का या स्वस्थ रखने का कार्य इन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, पेड़ पौधे ज्यादा लगाए जाए, वाहनों और कल कारखानों से प्रदूषण कम करे, उसके कुछ नियम बनाए जाए। ये सारे कार्य इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से यहाँ पे किए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों और बात करें आगे इन संस्थाओं के कार्यों के संबंध में, तो अगले जो अपने पास कार्य आता है वो है समाज की विशिष्ट आवश्यकता वाले, कि समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले जो कार्य हैं, जो समाज की विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण। कई कार्य ऐसे हैं जो समाज के काफी विशिष्ट कार्य होते हैं, तो उन कार्यों के हितों का भी संरक्षण किया जाए। जैसे स्वास्थ्य करंट पे ही चल रहा है आपका, तो स्वास्थ्य संबंधी कार्य समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों में आता है, इसलिए इनके हितों का, इनमें काम करने वाले लोगों के हितों का भी संरक्षण किया जाए। कैसे ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। कोरोना वायरस के रूप में आपने लोगों को देखा होगा कि किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के ये लोग दूसरों की जान बचाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों के हितों के संरक्षण के लिए जो भी संस्थाएं, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, इन सबका जो विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य हैं, इन कार्यों के हितों का संरक्षण करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो इन्हीं का कार्य होता है। अगला जो कार्य आता है गंदी बस्ती सुधार। वह उन्नयन कार्य। आपने देखा होगा शहर की चकाचौंध से आकर्षित होकर गांव के लोग शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं या यहाँ आ जाते हैं कि शहरों में जाएंगे, पैसा कमाएंगे, शहर की चकाचौंध में रहेंगे। लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के बाद स्थिति एकदम विकट रहती है, उल्टी स्थिति रहती है। रोजगार नहीं मिल पाता, रहने को जगह नहीं मिल पाती। यही कारण है कि वो लोग छोटा मोटा रोजगार करके शहर में जो झुग्गी झोपड़ियां बना के, कच्चे मकानों में कच्ची बस्तियां बना के ऐसे
जगहों पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी जगहों पर कच्ची बस्तियों में गंदगी ज़्यादा रहती है, तो ऐसी बस्तियों के में गंदी बस्तियाँ हैं तो उन बस्तियों के सुधार जहाँ तक कोशिश करें उनके उन्नयन की, उनको पक्की रूप में करने की इनका प्रयास रहता है इन संस्थाओं का, इन संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद बात करें बच्चों शहरी निर्धनता निवारण। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि बाहर से आकर्षित हो, गांव से आकर्षित होकर, शहर के चकाचौंध से आकर्षित होकर गांव वाले यहाँ आ जाते हैं, ना रोजगार मिल पाता है आने के बाद, और छोटा मोटा कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्थिति निर्धनता की आ जाती है, गरीबी की आ जाती है। और जो शहरी क्षेत्र में जो निर्धन व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के कल्याण के लिए शहरी क्षेत्र में जो निर्धनता है, उस निर्धनता का निवारण के लिए भी इनको इन संस्थाओं को कुछ उपाय करने पड़ते हैं। तो समय समय पर इन उपायों के द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से शहरी निर्धनता को कम करने का प्रयास किया जाता है। आगे बच्चों इसकी बात करें, आगे कार्य की बात करें तो सार्वजनिक उद्यान और खेल का मैदान। इनके प्रबंधन का भी कार्य करते हैं। इनको सार्वजनिक उद्यानों को तो सार्वजनिक उद्यान है, इन सार्वजनिक उद्यान के प्रबंधन का भी कार्य इन समितियों के द्वारा किया जाता है। बच्चों के खेल के मैदान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों गाँव की बात हो तो गाँव को पूरा पर्यावरण का केंद्र रहता है, पर्यावरण अच्छा रहता है। शहरों में प्रदूषण के कारण, कल कारखानों के निकले धुओं के कारण, वाहनों के धुओं के कारण, अन्य कारणों से वायु प्रदूषित हो जाती है। इतने पेड़ पौधे भी नहीं है, इसलिए लोगों को एक अच्छा वातावरण देने के लिए सार्वजनिक जो उद्यान है, उन उद्यानों की व्यवस्था इन शहरी निकाय की संस्थाओं के द्वारा, स्थानीय निकाय की संस्थाओं के द्वारा की जाती है। रहने के लिए जगह नहीं है, खेल के बच्चों के खेल के लिए काफी समस्या आती है, इसलिए जगह जगह खेल के मैदान भी यहाँ पे विकसित किए जाते हैं ताकि बच्चे खेलों के माध्यम से अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। नेक्स्ट जो बात करें बच्चों, उसके बाद बात आती है सांस्कृतिक और शैक्षणिक पहलुओं की। जो संस्कृति की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं पर भी इसमें इन संस्थाओं का, उन बिंदुओं पर भी काम करने इन संस्थाओं का कार्य है। खास करके कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, मेलों का आयोजन किया जाए, शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, शहर के सौंदर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे आप देखते ही कि समय समय पर त्योहार के टाइम पे शहर में सजावट का कार्य करना, या एक जैसा कलर जो जयपुर की तो शान है गुलाबी नगर, तो उसमें करना तो ये किसी शहर की पहचान बनाने के लिए उसका सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक सौंदर्यीकरण, शैक्षणिक सौंदर्यीकरण करना आवश्यक होता है। इसलिए ये संस्थाएं यही कार्य करती हैं। इसके बाद बात करें बच्चों शमशान घाट, कब्रिस्तान, जो भी है शमशान घाट, कब्रिस्तान, विद्युत शवदाह की अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए
उचित प्रबंधन करना इनका कार्य होता है। इसमें शमशान घाट, कब्रिस्तान या विद्युत शवदाह, क्योंकि लकड़ियां में काफी महंगी होंगी तो उस चक्कर में कई बार आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो इन सारी व्यवस्था इनको करनी पड़ती है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की इन सभी स्थानों की व्यवस्था, इनका रखरखाव ये इन लोगों को, इन संस्थाओं को, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को करना पड़ता है। जन्म मृत्यु पंजीकरण, शहर में एक संस्था और होती है, इनका काम होता है कि ये जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करें। कोई बच्चे पैदा हुए, कितने बच्चे पैदा हुए उनका पंजीकरण करते हैं, व्यक्ति मरा तो उसका भी पंजीकरण किया जाता है, ताकि जनसंख्या जनगणना के टाइम पे भी ये आपके काम आते हैं। और उसके अलावा भी विभिन्न स्तरों की जांच के, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारे आंकड़े जुटाने में काम आते हैं। तो ये कार्य भी शहरों में इन स्थानीय स्तर की संस्थाओं के माध्यम से किए जाते हैं। उसके बाद बात करें बच्चों रोड लाइटों की। सार्वजनिक स्थानों पर जो रोड लाइटें हैं, उन रोड लाइटों की व्यवस्था करना भी इन संस्थाओं के कार्यों के अंतर्गत आता है। पार्किंग की गाड़ी पार्किंग कैसे होगी, बस स्टॉप की, इन सब की सुविधाएं देना इन संस्थाओं का ही कार्य, स्थानीय स्तर की संस्थाएं ही करती है। और इसके अलावा जो इसका अंतिम कार्य है कि वधशालाओं और चमड़ा उद्योग विकसित करना है, कि जो पशु मर जाते हैं, आवारा पशु मर जाते हैं, यानी पशु मर जाते हैं, तो उनका समूह का निस्तारण की ये वधशालाओं का निर्माण किया जाता है। तथा चमड़ा उद्योग, जो भी चमड़ा है वहाँ पर उद्योग में, उस चमड़ा उद्योग का भी इन्हीं संस्थाओं का निस्तारण करना पड़ता है। यही संस्थाएं देखती है उनके सारे। ये स्थानीय स्तर की संस्थाएं थी जो अपने काम के माध्यम से अपने काम को बखूबी करती है। राजस्थान में अगर बात करें तो तीनों संस्थाएं कार्य करती है। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं अधिग्रहण में कार्य करते हैं, छावनी बोर्ड वगैरह अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। लेकिन ये मैं जो कार्य हैं इन लोगों के, ये कार्य हमने आपको विस्तृत रूप में बताया है, इनका वर्णन में हमने किया। और स्थानीय जो स्वशासन था, उस स्थानीय स्वशासन को हमने पूर्ण रूप से, विस्तृत रूप से उसके एक एक पॉइंट को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है आपको। फिर भी स्थानीय स्वशासन की जितनी भी अपनी क्लास हुई है, उन क्लासों से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप निश्चित रूप से हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हम जरूर पर्सनली आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, या अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपकी समस्याओं को पर्सनल के रूप में सामने रखेंगे और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। बच्चे जितने भी आपके सामने ये क्लासेस चल रही है, इन क्लासों से संबंधित आपको रेगुलर अपने काम करते रहें, होमवर्क करते रहें, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। कोई चीज समझ नहीं हो तो दोबारा भी पूछ सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं कि एक बार वो वीडियो को दोबारा देखें आप। तो कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर संपर्क। धन्यवाद।